दोस्तों आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उम्मीद है इसकी स्टोरी लाइन आपको पसंद आएगी। तो इस स्टोरी में हम जेनरेम नाम के एक बंदे को देखेंगे जो कि असल में एक मास्टर होता है। उसके पास बहुत सारी पावर थी और उसने हर एक अपने रेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से उसे मौका मिला था कि वो यहां से हेवन में जा सकता है। हेवन में जाने का उसका टेस्ट शुरू कर दिया गया था, लेकिन यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। उस वजह से जेनरेम हेवन में नहीं जा पाता और वो गड़बड़ी वहां पर उसकी जान ले लेती है। लेकिन यहां पर जेनरेम ने बहुत ज्यादा पावर को कल्टीवेट किया था, तो उसकी फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन पावर ने उसे एक बार फिर से दोबारा जिंदा किया था। इस वजह जेनरेम को एक और लाइफ मिल जाती है, लेकिन इस लाइफ के अंदर उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। वो बिल्कुल एक यूजलेस के हिसाब से होता है, लेकिन उसका जो माइंड था वो हर एक पावर को और हर एक टेक्निक को जो उसने पिछली लाइफ में सीखा था उसे याद रखा होता है। इस वजह से जेनरेम को अगर कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो उसे बिल्कुल कमजोर दिखाई देगा, लेकिन असल में जेनरेम के पास वो सारी टेक्निक उसके दिमाग में फिट है। वो जब चाहे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के अंदर से जो डिमन लोग रहते थे उन लोगों ने जेनरेम को ये एक चुनौती दी थी कि अगर जेनरेम ने वापस से इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की और दोबारा उसने हेवन में जाने का ट्राई किया तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब जेनरेम के हाथों में है कि वो यहां पर दोबारा से खुद को हेवन में भेजना चाहता है या फिर डिमन के हाथों पूरे वर्ल्ड को बर्बाद होने देना चाहता है। यही वजह थी कि जेनरेम वहां से एक छोटे से गांव में आ जाता है जहां पर उसे कोई भी नहीं पहचानता था। वहां आने के बाद उसे एक छोटा बच्चा गे दिखाई देता है जिसे वो अपने सर्वेंट की तरह बना लेता है। असल में उस बच्चे को सारे लोग बुली किया करते थे, लेकिन वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था। वो पैदा ही हुआ था एक खास तरह से, यानी कि बचपन में ही उसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया गया था कि वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा, जिस बारे में तो वो बच्चा खुद भी हैरान था और उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा अनोखा इंसान है। इसलिए जेनरेम डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे को पावरफुल बनाने में मदद करेगा और जितनी भी टेक्निक उसने सीखी है वो सारी टेक्निक उस बच्चे को सिखाएगा ताकि वो बच्चा भी इमोर्टैलिटी हासिल कर सके। उम्मीद है आपको इस स्टोरी का एक शॉर्ट इंट्रो समझ में आ गया होगा। तो अब यहां से हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें किंग्जन नाम के एक सेक्ट को दिखाया जाता है। वहां पर यह ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर ना जाए। यहां पर एक बैरियर लगा दिया गया है, किसी को भी इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर जेनरेम हेवन में जाने वाले हैं। उनका आज ट्रायल होगा, तो कोई भी अगर 300 किलोमीटर की दूरी पे गया ना तो हो सकता है कि वो जेनरेम को ट्रायल पूरा करने में चौड़ी परेशानी डाल दे। इसलिए सभी को आज के दिन सेक्ट के अंदर ही रहना है। किंग्जन सेक्ट भी पूरी तरह से तैयार था यहां पर अपनी सेफ्टी को देखते हुए। उसी किंग्जन सेक्ट में हम एक छोटे से कमरे को देखते हैं जहां पर सिस्टर जाओ नाम की एक लड़की बैठी होती है। उसी के सामने एक डीमन भी था जिसे बंदी बना लिया गया था, और ये जो डीमन था वो अंडरवर्ल्ड से आता है यहां पर जमीन के ऊपर। तो यहां इंसान रहते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जो अंडरवर्ल्ड है वहां पर डिमन रहते हैं जो लोग इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। किंग्जन सेक्ट वालों ने जब यहां पर डिमन को देखा तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद यहां पर कमरे में कैद करके रखा है, क्योंकि कहीं यहां पर जेनरेम को हेवन में जाने के लिए कुछ रुकावटें ना डाल दे। और उसी डीमन को यहां पर जब बांध के रखा गया तो उसके सामने सिस्टर जाओ को भी रखा गया ताकि वो यहां पर इस डीमन के ऊपर नजर रखे। कोई भी वो गड़बड़ी करता है तो जाओ के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उस डीमन की जान ले लेगी। वो डीमन यहां पर सिस्टर जाओ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहां पर उसकी बातों में आ जाए और जो रस्सियां उसके हाथ में बंधी हुई है वो उसे खोल दे। इसके बाद ये डीमन यहां पर जेनरेम के हेवन में जाने के टेस्ट में रुकावट डाल देगा। इस वजह से वो हेवन में नहीं जा सकता। लेकिन सिस्टर जाओ होती है, वो एक नंबर की एटीट्यूड वाली बंदी थी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि वो डिमन यहां पर कुछ भी क्यों ना कहे। वो उसको ना ही हाँ कह रही थी ना ही ना कह रही थी, बस चुपचाप से वहां पर उसके ऊपर नजर बनाए हुए बैठी होती है। डिमन अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन सिस्टर जाओ उसकी 1% भी उसके बातों में नहीं आती है। इस वजह से डिमन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तभी वहां से किंग्जन सेक्ट जो है उसका लीडर गुजर रहा होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहां पर ये डिमन यहां सिस्टर जाओ को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लीडर वहां पर अपनी फ्लाइंग शॉट का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से सीधा का सीधा उसने उस डिमन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से एक ही अटैक के अंदर वो डिमन का वहां पर खेल खत्म हो जाता है। डिमन को मारने के बाद किंग्जन सेक्ट का लीडर वहां पर मौजूद सारे डिसाइबल से कह रहा था कि आखिर किस तरह का काम कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर। तुम्हारे आंखों के सामने यहाँ पे एक डिमन गया, लेकिन तब भी तुम लोगों ने इसे नहीं रोका था। आज का दिन बहुत बड़ा है सारे कि सारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर सेक्ट जो है ना वो सभी एक साथ यहाँ आ चुके हैं ताकि हम यहाँ पर विटनेस कर सकें कि किस तरह से जेनरेम हेवन में जाते हैं। इसलिए हर एक सेक्ट की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी ना होने दे, क्योंकि हमें पता है कि डिमन लोग यहाँ पर जेनरेम को इतनी आसानी से हेवन में जाने नहीं देंगे। सारे डिसाइबल किंग्जन सेक्ट के लीडर से माफी मांग रहे होते कि हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम यहाँ की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर देंगे। जिसके बाद सिस्टर जाओ जो होती है वो उस डिमन को रस्सी से बांधती है और उसे घसीटते हुए किंग्जन सेक्ट से बाहर ले जा रही थी ताकि बाहर जाकर उसे फेंक सके जहां चील कौवे उसे खा लेंगे। बड़े शान से सिस्टर जाओ उसे सबके सामने से घसीटते हुए ले जा रही थी, जिसे सारे लोग देखता रहे होते हैं, क्योंकि सिस्टर जाओ इस किंग्जन सेक्ट की अभी तक की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। उससे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इस पूरे किंग्जन सेक्ट के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तभी वहां पर आसमान के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर जेनरेम का टेस्ट शुरू कर दिया गया था। इसी टेस्ट को पास करके वो यहां से सीधा हेवन में जा सकता है। इस टेस्ट को देखने के लिए दूर दूर से यहां पर लोग
लोग आ रहे थे, वहां पर मौजूद जितने भी डिसाइबल होते हैं वो लोग कह रहे थे कि अरे देखो तो यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि देख सके कि जनरेम यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा करके हेवन में जा पाता भी है या फिर नहीं। लोगों का आना जाना वहां पर लगा हुआ था, अनगिनत लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं ताकि यहाँ पर इस टेस्ट को विटनेस कर सके, जिसके बाद वो टेस्ट शुरू कर दिया जाता है। अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि जनरेम कहां पर है, लेकिन वो उसी टेस्ट के बीच में होगा। सिस्टर जाओ तो यहाँ पर कोई भी चीजों पर ध्यान नहीं देती, बस वो उस डिमन को रस्सी से बांधे हुए अपना रास्ता नाप रही थी, उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। किंगसन सेक्ट का लीडर भी यहाँ पर एकदम ज्यादा ही हैरान और खुश भी था कि यहाँ पर जनरेम तो हेवन में जा रहे हैं, क्या पता वो कौन सा दिन आएगा जब हमारे सेक्ट से भी कोई ऐसा निकल कर आएगा जो हेवन में जा सके। उसकी पूरी उम्मीद होती है कि हो सकता है ये काम सिस्टर जाओ ही कर दिखाएगी, आगे चलकर वो भी इतनी पावरफुल बनेगी कि वो भी हेवन में जा सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते पूरा वहां का मौसम एकदम बदल जाता है। चारों तरफ बिल्कुल अजीब सा ऑरा फैल चुका था, क्योंकि ये टेस्ट यहाँ पे शुरू हो गया होता है। सारे लोग एकदम घबराए हुए थे कि यहाँ पे जनरेम अपना टेस्ट पास कर भी पाते हैं या फिर नहीं। पूरा आसमान बिल्कुल ऑरा से भर चुका था, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर एकदम ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारी चीजें बिल्कुल शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जनरेम ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया। किंगसन सेक्ट के भी जितने लोग होते हैं वो सभी वहां पर जमीन पे ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जनरेम ने अपना टेस्ट पूरा किया और वो हेवन में जा चुके हैं। उन्हें नहीं पता था कि असल में यहाँ पर क्या हुआ। उन सभी ने बस अंदाजा लगाया कि यहाँ पर जनरेम ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया होगा। सिस्टर जाओ जो होती वो भी बस आसमान की तरफ देख रही थी, उसे भी कुछ कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर जनरेम ने टेस्ट पूरा किया है या फिर नहीं किया, क्योंकि जनरेम किसी भी सेक्ट में नहीं रहता था, वो बहुत दूर पहाड़ों में रहा करता था। इसलिए कोई भी अभी उसके पास जाकर नहीं देख सकता है कि यहाँ पर उसने टेस्ट पूरा किया है या फिर नहीं किया है। इसके बाद हम उसी पहाड़ का सीन देखते हैं जहां से जनरेम का टेस्ट हो रहा था। वहां आने के बाद हमें पता चलता है कि जनरेम ने यहाँ पर टेस्ट पूरा नहीं किया और वो उस टेस्ट में फेल हो चुका है। उसकी फिजिकल बॉडी जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसकी की स्पिरिचुअल पावर ने वहां पर उसे एक और नया रीइंकार्नेशन कर दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह से जवान होकर वहां पर खड़ा होता है और उसकी पुरानी वाली जो फिजिकल बॉडी थी जो कि बिल्कुल बूढ़े जैसी थी वो उसके सामने मरकर पड़ी होती है। जनरेम वहां पर अपनी ओल्ड बॉडी से कह रहा था कि लगता है तुम्हें यहाँ पर ना काफी सालों का आराम मिल चुका है, लेकिन अब यहां से मेरे मुसीबतों के दिन शुरू हो गए। इतने सालों की मेरी मेहनत थी जिसकी मदद से मैं हेवन में जाना चाहता था, वो सब बस पल भर के अंदर खत्म हो गया। मेरी जिंदगी भर की मेहनत यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद में वाला जो जवान जनरेम होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओल्ड बॉडी के अंदर से शोर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसकी सबसे खास शोर्ड हुआ करती थी, और वो उस शोर्ड स्पिरिट को एक ब्रेसलेट में बनाकर अपने हाथ में लगा लेता है ताकि वो अभी किसी को बता नहीं लेता है, ताकि वो अभी किसी को बता नहीं सकता कि असल में वो कितना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर रहा करता था, क्योंकि अब उसकी बॉडी को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। इसके बाद जनरेम अपनी ओल्ड बॉडी को वहीं पर पहाड़ों के बीच में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब यहां से उसे अपना बिल्कुल नए तरीके से सफर शुरू करना होगा। उसकी जितनी भी मेहनत थी वो सब खत्म हो गई। हालांकि उसके पास पिछली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे गेन करने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जनरेम उदास था कि क्या पता मैं अगली बार वापस से इस लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा मेहनत करूं और मेरी नसीब अच्छी नहीं हुई तो मैं फिर से जब हेवन में जाने वाला रहूंगा तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसलिए वो कंफ्यूज था कि वो वापस से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करें या फिर एक नॉर्मल तरह की ही जिंदगी गुजारे, और यही कंफ्यूजन के साथ वो वहां से चला गया होता है। उसके जाने के बाद वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो कि असल में सोल ट्रांसफॉर्मेशन वुड होता है। वो कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, जिसके ऊपर अभी जनरेम का ध्यान नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर ये जो जनरेम की बॉडी थी वहीं पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ था और उसे अनदेखा करके जनरेम वहां से चला जाता है। अब जनरेम काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ते वो किसी छोटे से गांव के अंदर पहुंच जाता है। इस गांव में आने के बाद ना ही वो किसी को पहचानता था, ना ही गांव के कोई और लोग उसे पहचान रहे होते हैं। जनरेम वापस से उस जगह पर नहीं जा सकता जहां पर वो पहले रहा करता था, क्योंकि सभी लोग उसे पहचान लेंगे कि ये तो जनरेम है जिसने अपना टेस्ट पूरा नहीं किया और ये तो वापस से अर्थ पे ही आ चुका है, जबकि सभी को अभी भी लग रहा होता है कि वो हेवन में चला गया। किसी को रियलिटी नहीं पता थी कि जनरेम तो असल में यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। उस गांव में आने के बाद बच्चे जो थे वहां पर जनरेम को देखकर घबरा रहे होते हैं, क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल ही अलग थे। वो बिल्कुल किसी इमोर्टल कल्टीवेटर जैसे कपड़ों में होता है और गांव के लोगों के कपड़े तो बिल्कुल अलग ही थे। इस वजह से उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई आउटसाइडर आ गया है जो हमें यहाँ पे नुकसान भी पहुंचा सकता है। बच्चों ने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता दी थी, इसलिए पूरा गांव उठकर आ जाता है जनरेम के पास ताकि उससे बात कर सके कि असल में ये बंदा है कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या पता ये कोई कल्टीवेटर होगा जो किसी पावरफुल सेक्ट से यहाँ पर आया है, क्योंकि इसका लुक और इसका कपड़ा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा। ये सारे लोग यहाँ पर आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर गांव का चीफ आ जाता है। चीफ ने जैसे ही यहाँ पर जनरेम को देखा था वो समझ चुका था कि नहीं, ये जनरेम कोई मामूली बंदा तो नहीं है, ये जरूर कोई मास्टर होगा जो कि इस गांव को देखने के लिए आया है।
वो चीफ वहां पर जनरम के सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे पता है कि आप यहाँ पर मास्टर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप इतने छोटे मोटे से गांव में क्या करेंगे। अगर हमसे यहाँ पर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चीफ को ऐसा करता हुआ देखकर गांव के सारे लोग जो थे वो सभी भी अब यहाँ पर जनरम के सामने ग्रीट करने लगते हैं। उन्हें भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि जनरम कोई मास्टर होगा जो यहाँ पर आया हुआ है। जनरम यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इसी गांव में रुकने के लिए आया हूं, मुझे जगह चाहिए होगी ताकि मैं इस गांव में रुक सकूं। ये सुनकर चीफ थोड़ा घबरा जाता है कि अरे यहाँ पे मास्टर रुकेंगे, हम इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। जनरम को लग रहा था कि यहाँ पे चीफ जो घबराया है वो इसलिए घबराया होगा क्योंकि इनका खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो अपने पास से 2-4 गोल्ड जेड निकालता है जो कि सोने से बने हुए थे। वो उस जेड को चीफ को देते हुए कहता है कि इसे आप रख लो, इसके बदले मुझे कोई छोटी सी जगह दे देना। चीफ कहता है नहीं नहीं सीनियर, ऐसी बात नहीं है, हम तो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आप इतने बड़े मास्टर हैं और हमारे पास खाली झोपड़ी वगैरह है, छोटे मोटे घर हैं, तो हम आपकी खातेदारी कैसे कर पाएंगे, इसी वजह से मैं परेशान था। लेकिन जनरम कहता है इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चीफ के हाथ में वो जेट थमा देता हुए वहां से चला जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे वहां पर सेनलाओ नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है और यही वो बच्चा था जो कि बहुत ही खास तरह के टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। इसके बारे में वो बच्चा खुद भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर जनरम समझ चुका था कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो उसे घूर कर देख रहा होता है। ये देखकर सेनलाओ के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लग रहा था कि जो जनरम है वो यहाँ पर सेनलाओ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर सेनलाओ जनरम की देखभाल कर सके। कभी उन्हें चाय वगैरह खाना वगैरह की जरूरत होगी तो वो उन्हें बनाकर दे देगा। इसलिए सेनलाओ के पैट्स यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाते हैं और उन्होंने सेनलाओ को एक सर्वेंट की तरह जनरम के साथ भेज दिया था जो कि अब एनी टाइम जनरम का ख्याल रखेगा। सेनलाओ भी इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, मैं तो यहाँ पर एक मास्टर के साथ रहूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो जनरम को गांव का सबसे अच्छा घर दिखाता है और उसकी साफ सफाई कर देता है ताकि यहाँ पर आराम से जनरम रह सके। यहाँ पर आने के बाद सेनलाओ जो था वो गांव में किस तरह से लोग रहते हैं और उनके डेली के क्या काम होते हैं वो सभी मास्टर जनरम को सिखा रहा था। वो जनरम को यहाँ पर खेती करना सिखाता है और भी बहुत तरह की चीजें सिखाता है जैसा कि गांव के लोग करा करते हैं शुरुआत में। तो जनरम को ये सारी चीजें उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो सारी चीजें अच्छे से सीख जाता है और वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। सेनलाओ भी ये देखकर हैरान था कि अरे वाह, यहाँ पर जनरम मास्टर तो कितनी आसानी था से ये चीज सीख गए। उन्होंने पूरी की पूरी खेत में फसल लगा दी, वो भी चुटकियों बजाते हुए। कमाल की बात है, ये काम करने में तो महीने लग जाते थे। इसलिए सेनलाओ और तब अच्छी तरह से जनरम का ख्याल रखना शुरू कर देता है। जनरम वहां पर सेनलाओ से उसे कहता है क्या तुमने कभी भी कल्टीवेशन वगैरह के बारे में सुना है या फिर कभी उसे ट्राई किया है। सेनलाओ कहता है हाँ मास्टर, पिछले साल ना यहाँ पर एक ओल्ड मैन आए थे जिनके पास थोड़ी बहुत कल्टीवेशन पावर थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कल्टीवेशन करना सिखाएंगे और कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबों को भी समझना सिखाएंगे, लेकिन क्या करूं, शायद मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी कि कुछ दिनों 7 पहले ही वो मर चुके हैं। उनके मरने के बाद अब कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मुझे कल्टीवेशन वगैरह के बारे में सिखाए। मुझे तो अभी तक के कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें जिस किताब में लिखी होती हैं उस किताब को भी पढ़ना नहीं आता। ये सुनकर जनरम कहता देखो, मैंने भी यहाँ पर ना बहुत सारी कल्टीवेशन से जुड़ी किताबें पढ़ी हैं। वो सेनलाओ को अपने बारे में बता देता है कि असल में वो कौन है और उसके साथ किस तरह का हादसा हो आ गया था जिस वजह से वो यहाँ पर आ गया। ये सुनकर तो सेनलाओ एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि मास्टर सच में बहुत ही पहुंची हुई चीज है। जनरम वहां पर सेनलाओ से कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। कल्टीवेशन पावर को सीखने में तुम ट्राई करना और कल्टीवेशन करने की कोशिश करना। जहां पर तुम गलती कर रहे होगे ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम्हें गलतियों के भी बारे में बताऊंगा कि किसे गलतियों को सुधार के उसे सही किया जा सकता है। यह सुनकर तो सेनलाओ काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह, मास्टर मेरी मदद करेंगे तो मैं बहुत जल्द मास्टर के जैसा ही पावरफुल बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां पर कई सारे डिमन वगैरह रहा करते हैं। वहां पर कुछ डिमन ने मिलकर एक डिमन को बहुत ज्यादा मारा था और उसे मार मार कर लावे में फेंकने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हमने वो लकड़ी का टुकड़ा देखा था ना जिसका नाम सोल ट्रांसफॉर्मेशन था, उसका इस्तेमाल यही अंडरवर्ल्ड के डिमन वगैरह करते हैं। लेकिन उनके पास से तो वो टुकड़ा गायब हो गया था। उन्हें शक था कि यही डिमन ने यहाँ पर उस टुकड़े को गायब किया होगा, इसलिए वो उसे मार मार कर उसे अधमरा कर देते हैं ताकि वो बता सके कि असल में वो लकड़ी का टुकड़ा कहां पर है। लेकिन उस डिमन को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था कि वो टुकड़ा कहां चला गया, जबकि हमने देखा था कि वो टुकड़ा असल में वहां पर मौजूद है जहां पर जनरम की पिछली वाली बॉडी है, वहीं पर वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। गुस्से में आकर बाकी डिमन जो होते हैं वो सभी उस डिमन को लावे के अंदर ही फेंक देते, क्योंकि उन्हें उसके ऊपर शक था कि इसने यहाँ पर उस लकड़ी के टुकड़े को छुपाया होगा ताकि बाद में चलकर अकेले उसका इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर उस डिमन की जान ले ली। बाकी डिमन वहां पर कह रहे थे कि अगर यहाँ पर लीडर को पता चला कि वो लकड़ी का टुकड़ा गायब हो चुका है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हमें जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझाना पड़ेगा ताकि मैटर आगे चलकर बड़ा ना हो जाए। जल्दी से जाओ और किसी ना किसी को भेजो ताकि वो बचे हुए बाकी के उस टुकड़े को हासिल कर सके। अब रात को सेनलाओ जो होता है वो वहां पर कल्टीवेशन करते हुए अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। वो पहले खुद की बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है जैसा कि जनरम ने उसे करने के लिए कहा था, लेकिन जनरम बताता है कि तुम बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर गहरी गहरी सांसें ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पहले खुद के मन को शांत करना है, उसके बाद आप आराम आराम से तुम्हें यहाँ पर सांसें लेनी है, जिस वजह से
तुम्हारी बॉडी हल्की हो जाएगी और उसके बाद तुम कल्टीवेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। ये सुनकर सेनलाओ भी हैरान था कि अरे वाह, मास्टर को तो कितनी सारी चीजें पता है, लेकिन अभी उसे यहाँ पर तकलीफ हो रही थी कल्टीवेशन करने में, इसलिए वो वहां पे कीड़ा मकोड़े जो होते हैं उन्हें पकड़ना शुरू कर देता है ताकि उनके साथ वो खेल सके। जेनरेम उसे यहाँ पे चीजें बता रहा था, लेकिन यहाँ पर सेनलाओ तो उन कीड़ों के साथ खेल रहा होता है, वो मस्ती कर रहा था वहां पर जैसे। जेनरेम सेनलाओ को ये करते हुए देखता है, सेनलाओ घबरा जाता है और जल्दी से शराब के पास आता है ताकि वो जेनरेम के लिए शराब निकाल कर दे सके। शराब निकालते हुए वो जेनरेम से कह रहा था कि मास्टर आप बड़े शांत लग रहे हैं, क्या आप कुछ सोच रहे थे क्या यहाँ पर बैठे बैठे? तो जेनरेम बताता है, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर सोच ही रहा था कि आज से 3000 साल पहले मैंने अपने कल्टीवेशन की शुरुआत की थी, लेकिन मैंने 3000 साल तक की मेहनत की और जैसे मैं हेवन में जाने वाला था सब कुछ खत्म हो गया और देखो मेरी 3000 साल की मेहनत यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं अब एक ऐसी बॉडी के अंदर हूँ जिसके पास कुछ भी पावर नहीं। हालांकि मेरी सोल के अंदर अभी भी पावर मौजूद है, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी ही उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यही चीज मैं सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ, मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी 3000 साल अपने बर्बाद नहीं करता और मैं कभी कल्टीवेशन सीखता ही नहीं। लेकिन सेनलाओ कहता है, मास्टर आप तो अभी देखो कितने ज्यादा जवान हैं, अगर आप यहाँ पर वापस से कोशिश किए ना तो आप फिर से उतनी ज्यादा मेहनत करके हेवन में जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये काम कर लेंगे। लेकिन जेनरेम कहता है, नहीं यार ऐसा नहीं होता, मैं नहीं जानता कि मैं वापस से 3000 साल तक की मेहनत करूं और वापस से वही चीज हो जाए जैसे कि पिछली बार हुई थी, तो मेरी 3000 साल की मेहनत फिर से बर्बाद हो जाएगी और अब मैं यहाँ पर इस चीज से परेशान हो चुका हूं। मुझे बोरिंग फील हो रहा है कल्टीवेशन करना। हम फ्यूचर को ना ही कंट्रोल कर सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं। ये कल्टीवेशन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और कब ना जाने इतनी मुश्किलों को सहन करने के बाद भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारी सारी मेहनत खत्म हो जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। वही चीज आज मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं वापस से उसी कल्टीवेटर के रास्ते में जाऊंगा या फिर बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारूं। इसी तरह से ये दोनों जो थे यहाँ पर आपस में काफी देर तक की बातें कर रहे होते हैं। ये लोग जब बातें कर रहे थे तो वहीं से पास से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था जिसका नाम मास्टर लू होता है। असल में ये मास्टर लू किंग्सन सेक्ट का ही एक मास्टर है। किंग्सन सेक्ट वालों ने मास्टर लू को ये ऑर्डर दिया है कि उन्हें दूर दूर गांव गांव में जाना है और वहां पर जाकर कोई ऐसा इंसान हो जो कि पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हो, तो उन लोगों को ढूंढना है ताकि वो सभी किंग्सन सेक्ट में जा सके। क्योंकि किंग्सन सेक्ट वाले लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके सेक्ट से कोई ऐसा बंदा बाहर निकल कर आए जो कि हेवन में जाएगा। इसीलिए उन्होंने मास्टर लू को यह काम पर लगाया कि वो अलग अलग गांव में जाकर पावरफुल बंदे को तलाश करें जिसका फ्यूचर आगे चलकर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। ऐसे ही तलाश करते हुए वो मास्टर लू जो था वो इसी गांव में आ जाता है जहां पर सेनलाओ रहता है। वहां पर आने के बाद जैसे ही उसने सेनलाओ को देखा था, सेनलाओ को देखते साथ ही वो समझ जाता है कि नहीं, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये पैदा ही किसी अलग टैलेंट के साथ हुआ है। लेकिन जैसे वो वहां पे जेनरेम को देखता है वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जेनरेम बिल्कुल जवान एकदम हट्टा कट्टा लग रहा था और वो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा होता है। ये देखकर मास्टर लू वहां पर कह रहा था, आखिर ये बंदा है कौन, ये इतना ज्यादा खूबसूरत है जिसके सामने तो लड़कियां भी फेल बैक हो, बिल्कुल अलग ही पर्सनालिटी रखने वाला बंदा इस मामूली से गांव में क्या कर रहा है। मैं यहां से उसकी कल्टीवेशन पावर महसूस कर पा रहा हूं कि लेकिन कि उसके पास कोई पावर नहीं है, पर तब भी देखो इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही हटके लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा। मास्टर लू यहां पर आकर सेनलाओ से परमिशन भी लेता है कि क्या वो उसकी सेक्ट में चलना चाहता है ताकि वो उसे वहां पर एडमिशन दिलवा सके। उसके बाद वो उसे कल्टीवेशन करना सिखाएगा। सेनलाओ जेनरेम से कह रहा था कि मास्टर क्या मैं वहां पर जाऊं, अगर आप कहेंगे तो जाऊंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं जाऊंगा। जिस पर जेनरेम जो होता है वो उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है तो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूं ताकि देख सकूं कि असल में वहां का माहौल किस तरह का है। ये सुनकर सेनलाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो वहां पर मास्टर लू के साथ किंग्सन सेक्ट में जाने के लिए मान जाता है। इसलिए अगले दिन से ही वो तीनों के तीनों वहां से किंग्सन सेक्ट में जाने के लिए अपना सफर शुरू कर देते हैं। किंग्सन सेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक मीडियम ग्रेड का सेक्ट है जहां पर पावरफुल कल्टीवेटर रहते हैं अपने सेक्ट के बारे में बातें बताते हुए। मास्टर लू जो था वो जेनरेम और सेनलाओ दोनों को वहां से अपने सेक्ट में ले जा रहा था। जेनरेम का सारा सामान जो था वो भी सेनलाओ ने अपने पीठ के ऊपर टांगा होता है। वो इतना छोटा सा बच्चा था लेकिन इतने सारे सामान को लाद कर ले जा रहा था। आगे चलकर ये सेनलाओ काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बनने वाला है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें वहां पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही अलग तरह के दिख रहे थे। वो बीस्ट मामूली बीस्ट से काफी ज्यादा अलग होते हैं। इसके बाद सेनलाओ जैसे ही किंग्सन सेक्ट में आता है, वहां आने के बाद तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं कि अरे वाह, ये कितना सुंदर सेक्ट है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वो सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा भी लग रहा था। मास्टर लू आगे बढ़ने के बाद किंग्सन सेक्ट के गेट के पास आता है जहां पर एक बंदा बैठा हुआ था जो नए आए हुए डिसाइबल को रजिस्टर करता है। वो बंदा मास्टर लू से कहता है, क्या हुआ मास्टर लू, इस बार किसे लेकर आए हो यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए? क्या आपको कोई पावरफुल बच्चा मिल गया क्या जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है? मास्टर लू कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे बच्चे को लेकर आया हूं जिसको मैंने देख लिया है कि वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो तुम फटाफट से रजिस्ट्री बुक निकालो और उसमें से इस सेनलाओ का नाम रजिस्टर कर दो। उसके साथ जेनरेम नाम का एक और भी बंदा है, उसे भी रजिस्टर कर लेना क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते हैं। सेनलाओ असल में जेनरेम का सर्वेंट है तो उसके बगैर वो
कहीं नहीं जाएगा। इस वजह से तुम्हें जेनरेम को भी यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने वाला बंदा जो था वो सेनेलाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है कि अरे वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो यार, मानना पड़ेगा मास्टर लू ने, तुम जैसे बच्चे को कहां से खोज निकाला। वो जल्दी से सेनेलाओ से पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो, तुम्हारा एड्रेस वगैरह बता दो ताकि मैं तुम्हारी पूरी डिटेल ना यहाँ पर बुक के अंदर रजिस्टर कर सकूं। सेनेलाओ उसे अपना नाम बताता है, एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देता है। इस वजह से उस बंदे ने वहां पर इस सेक्ट के अंदर सेनेलाओ को रजिस्टर कर लिया था और आज से यहाँ पर सेनेलाओ जो है वो इस सेक्ट का एक मेंबर बन चुका है। वो जब यहाँ पर रजिस्टर करने वाला बंदा जेनरेम को देखता है तो वो कह रहा था कि अरे यार, इसके मैं पास तो कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पर ये सेनेलाओ जो कि पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है, वो इस जैसे नल्ले इंसान का सर्वेट बन कर रहे हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ सवाल नहीं उठाता और जेनरेम को भी यहाँ पर रजिस्टर कर देता है। इस वजह से वो दोनों अब यहाँ से सेक्ट के अंदर आ चुके थे। वहां पर आने के बाद जेनरेम और सेनेलाओ को और भी कई सारे लोग दिखाई देते हैं, जिन सभी को मास्टर लू ने अलग अलग गांव और बहुत दूर दूर जाकर सेलेक्ट किया हुआ था। वो सभी आज यहाँ पर इस किंग्सन सेक्ट में सेलेक्ट होने के लिए आए हुए थे। मास्टर लू वहां पर आए, सारे लोगों से कहता कि मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफी टाइम तक के इंतजार करवाया, लेकिन अब इंतजार करने का टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पर मैं तुम्हें इस किंग्सन सेक्ट का एक डिटेल इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बताऊंगा कि हमारे यहाँ से किस तरह की कल्टीवेशन सिखाई जाती है, उसे सीखने के बाद तुम किस तरह से पावरफुल बनोगे और किस तरह के टेस्ट वगैरह यहाँ पर होते हैं, उन सभी की जानकारी आज मैं तुम्हें यहाँ पर देने वाला हूं, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें किस तरह के रूल को फॉलो करना है इस किंग्सन सेक्ट में रहने के लिए। वहां पर आए हुए जितने भी लोग थे उनमें से जो भी लड़कियां होती वो तो यहाँ पर जेनरेम को देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी कि अरे वाह, ये कितना ज्यादा सुंदर बंदा है, इससे सुंदर बंदा हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। मानना पड़ेगा ये जेनरेम तो कमाल का इंसान है, मैं तो उसके साथ दोस्ती करते हुए हमेशा इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, काश ये मेरे साथ हो जाए। लेकिन जेनरेम किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देता, बस वहां पर खड़ा होता है। यूनशन नाम की जो एक लड़की थी वो तो पूरी तरह से जेनरेम की दीवानी हो गई होती है। वो जहां पर भी देख रहा था वो उसी की तरफ देख रही थी कि कम से कम जेनरेम उसकी तरफ एक झलक तो देखे, क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ रही चुका था। मास्टर लू वहां पर खांसते हुए सारे लोगों से कहता है कि अरे किस तरफ देख रहे हो, मास्टर यहां पर खड़ा है और तुम किसी अनजान बंदे को देखे जा रहे हो, इधर ध्यान दो। इसके बाद मास्टर लू जो होता है वो वहां पर अपने सेक्ट के अंदर से अलग अलग किताबें लेकर आता है और सारे के सारे वहां पर नए आए हुए जो लोग थे उन सभी को दे देता है। उस किताब के अंदर कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था और यहाँ के रूल वगैरह लिखे होते हैं कि किस रूल को फॉलो करते हुए उन्हें किंग्सन सेक्ट के अंदर रहना है। मास्टर लू यहां पर बता रहा था कि हमारे सेक्ट के अंदर जो कल्टीवेशन सिस्टम है ना, वो बाकी सेक्ट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर यहाँ के सारे कल्टीवेशन सिस्टम को तो तुम भी उतने ही पावरफुल हो जाओगे जितना कि दूसरे सेक्ट के लोग तुम्हारे लेवल के हैं। इसलिए हर सेक्ट वालों ने इस कॉन्टिनेंट के अंदर अपने अपने तरीके का कल्टीवेशन सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, तो तुम किसी के भी कल्टीवेशन सिस्टम को गलत या फिर सही नहीं कह सकते। हमारे सेक्ट का जो कल्टीवेशन सिस्टम है वो सबसे स्टार्ट में 3 लेवल से शुरू होता है, एक अर्ली मिड और लिट इन अर्ली मिड और लिट स्टेज को भी ना 3-3 अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड किया गया है। शुरुआत का जो अर्ली स्टेज है उसे तुम लोगों को कम से कम 1 साल के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। अगर तुमने यहां पर 1 साल के अंदर अर्ली स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया ना, तो उसके 1 साल बाद तुम्हारा एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद तुम मिड स्टेज में जाओगे। मिड स्टेज में जाने के बाद जो भी डिसाइबल होता है वो इस सेक्ट का एक इनर डिसाइबल कहा जाता है। उसके अगले साल के बाद तुम्हें मेहनत करनी है और तुम्हें मिड स्टेज को भी क्रॉस करना है। उसके बाद 2 साल के बाद जब तुम मिड स्टेज को क्रॉस कर लोगे तब तुम्हारा अगला टेस्ट होगा। अगले टेस्ट के बाद तुमने वो टेस्ट पूरा किया तो उसके बाद तुम यहाँ के एक आउटर डिसाइबल बन जाओगे। अर्ली स्टेज को अगर ना फिनिश कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें शोर्ड टेक्निक सिखाई जाएगी और तुम्हें इस सेक्ट से एक अच्छी शोर्ड मिलेगी। मिड स्टेज को क्रॉस करने के बाद वो शोर्ड तुम्हारी फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगी, यानी कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से उस शोर्ड का इस्तेमाल कर पाओगे। यहां तक कि अगर तुमने अपनी शोर्ड में मास्टरी हासिल कर ली ना, तो एक आउटर डिसाइबल बनने के बाद तुम उस शोर्ड पे खड़े होकर जहां मन में चाहो वहां जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी शोर्ड बिल्कुल एक फ्लाइंग शोर्ड बन जाएगी जिसे तुम आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हो और खड़े खड़े ही अपनी फ्लाइंग शोर्ड को कंट्रोल करते हुए किसी की भी जान ले सकते हो या फिर कितना भी लंबा सफर तय कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी लोगों को इतनी मेहनत से यहां पर सेलेक्ट किया है वो सभी यहां पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और इस किंग्सन सेक्ट का नाम यहां पर रोशन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मास्टर वहां पर एक आउटर डिसाइबल को लेकर आते हैं जो यहां पर अपनी शोर्ड को कंट्रोल करते हुए वे और अपनी टेक्निक वगैरह दिखाता है। जहां उसकी टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी, एक ही अटैक में तो वहां का पूरा तालाब ही हिल गया होता है। मास्टर बता रहे थे कि यहां पर तुम लोग जब आउटर डिसाइबल बन जाओगे ना, तो तुम्हारे पास भी इतनी ही पावर जाएगी। तुमने ज्यादा मेहनत की तो इससे भी ज्यादा पावर तुम्हारे पास रहेगी। मास्टर वहां पर सेनलाओ से कहते हैं, सेनलाओ तुम्हें समझ आ रहा है ना? लेकिन सारे लोग जब हटते हैं तो हमें पता चलता है कि सेनलाओ तो अपने बैग के अंदर से जेनरेम के लिए शराब निकाल रहा था, उसने तो कोई मास्टर की बात सुनी ही नहीं। सारे लोग जब सेनलाओ की तरफ देख रहे होते तो वो मास्टर से कहता कि मास्टर आप कुछ बोल रहे थे, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी। मास्टर वहां पे कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहां पर बस ये कह रहा था कि तुम ना यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं ना, उन सब में से सबसे ज्यादा खास हो। तुम बिल्कुल एक अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुए हो, जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ेगी और वो दिन दूर नहीं जब तुम यहाँ के एक आउटर डिसाइबल बन जाओगे। बाकी लोगों से भी पहले तो मेरी सबसे ज्यादा उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई कि तुम ही यहां पर हमारे किंग्सन सेक्ट का नाम रोशन करने वाले हो। ये सुनकर सारे
कि सारे हैरान रह जाते हैं कि क्या सच में ये छोटा बच्चा पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है क्या? हमें तो ये कोई मामूली बच्चा लगता है। और चलो मान लिया कि ये भी अगर अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुआ है, तब भी ये जेनरेम नाम के जैसे लूजर बंदे का नौकर क्यों बना फिर रहा है? जेनरेम तो यहां पे बिल्कुल नल्ला लग रहा है, इसके पास तो कोई पावर नहीं होगी, लेकिन तब भी देखो ये अलग टैलेंट के साथ पैदा हुआ बच्चा उसका नौकर बना हुआ है और उसके सारे काम करता है। बड़ी अजीब बात है। लेकिन उन बेवकूफ लोगों को क्या पता था कि जेनरेम कोई मामूली बंदा नहीं, जबकि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। जिसके बाद वहां पर मिस्टर जू नाम का एक बंदा आता है जो सेनलाव से कहता है कि सेनलाव, तुम्हें पता है यहाँ पे नए आए हुए डिसाइबल जो होते हैं ना, उन सभी को अलग अलग कमरा दिया जाता है। मैं यहाँ का पुराना डिसाइबल हूं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ना एक अच्छा कमरा मिला है, तो मैं चाह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ कमरा शेयर करना चाहोगे? हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। मेरे कमरे के बाहर ना बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल हग्स वगैरह है, जिनका स्पिरिचुअल ऑरा एनी टाइम मेरे कमरे के अंदर आता रहता है। मिस्टर जू जो था उसका यहाँ पर ये प्लान होता है कि अगर सेनलाव उसके साथ रहेगा तो वो भी जान पाएगा कि असल में सेनलाव के अंदर किस तरह का टैलेंट है। हो सकता है कि वो टैलेंट उसकी भी मदद कर दे आगे पावरफुल बनने के लिए, इसलिए वो सेनलाव को बहला रहा था ताकि सेनलाव उसके साथ शामिल हो जाए। लेकिन जेनरेम तो यहाँ पर मिस्टर जू की कोई बात नहीं सुनता और वहां से जा रहा होता है। ये देखकर सेनलाव भी समझ जाता है कि नहीं, मास्टर को यहाँ पर मिस्टर जू का जो कमरा है वो पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो जा रहे हैं। इसलिए वो वहां पर मिस्टर जू से भी कह देता है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। जहां पर मेरे मास्टर रहेंगे मैं वहीं पर जाऊंगा। इसके बाद वो सारा बोझ वापस से अपने कंधे पर टांगता है और जेनरेम के पीछे जाने लगता है। सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल ही हैरान थे कि यार बड़ी कमाल की बात है, इतना टैलेंटेड बच्चा, वो भी बिल्कुल देखो किस तरह से इस जेनरेम के पीछे पड़ा रहता है। आखिर ये जेनरेम है क्या? ये कोई मामूली कल्टीवेटर है या फिर कोई अनोखी चीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता चला है। इसके बाद दोपहर को जेनरेम जो होता है अपने कमरे में आता है और वही किताबें पढ़ रहा था जिसमें रूल्स वगैरह लिखे होते हैं किंग्स एंड सेक्ट के। उसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था कि वो किंग्स एंड सेक्ट में सेनलाव के साथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे नए नए आए हुए डिसाइबल के साथ वो रहे, क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल जवान और कम उम्र का ही लगता है, लेकिन असल में तो वो काफी ज्यादा उम्र का भी है और उसके पास पहले से ही एकदम ज्यादा टॉप लेवल का नॉलेज है। तो वो इतने छोटे मोटे कल्टीवेटर के साथ रहकर क्या ही करेगा। दूसरी तरफ हम उसी डिमन वर्ल्ड को देखते हैं जहां पर उन लोगों ने जिस डिमन के ऊपर शक था कि उसने वही लकड़ी का टुकड़ा चुराया है या फिर उसे गायब किया है, उसे कालकोठरी में बंद कर दिया होता है। असल में उन लोगों ने उसे मारा नहीं था, बल्कि जिस लावे के अंदर उन लोगों ने उसे फेंका था उसके नीचे ही एक जेल होती है जहां पर ही कैद करके उस डिमन को रखा गया था। वो डिमन वहां पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसके आसपास किसी बहुत ही भयानक तरीके का बीस्ट घूम रहा था जो कभी भी यहां पर आकर उस डिमन की जान ले सकता है। इसी वजह से वो डिमन बहुत ही ज्यादा वहां पर डरा हुआ था कि कहीं यहां पर ये बीस्ट आकर मेरी जान ना ले ले। जो सीन दिखाते ही तो फिर सीन शिफ्ट होता है। मास्टर लू जो होते हैं वहां पर सारे के सारे नए आए हुए जो डिसाइबल थे उन सभी की क्लास ले रहे होते हैं। वो उन्हें अपने सेक्ट के बारे में बता रहे थे और उन्हें एक टेस्ट लिखने देते हैं कि उन्हें कितनी कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज है। मास्टर लू ने वहां पर कहा था कि जितने लोगों को भी यहां पर कल्टीवेशन के बारे में जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी पेपर पे लिख दें, मैं उन्हें पर्सनली चेक करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि किसे कितना आता है। लेकिन जब उनकी नजर पड़ती है जेनरेम के पास तो उन्हें पता चलता है कि मास्टर जेनरेम तो अभी तक की यहां पर आया ही नहीं, वो क्लास में आज लेट है। जो देखकर मास्टर लू कह रहे होते कि ये जेनरेम कभी नहीं सुधरेगा, ये बिल्कुल यूजलेस बंदा है जो देखो आज क्लास में भी नहीं आया। आखिर मैंने यहां पर इसे सेक्ट में क्यों ज्वाइन करा लिया, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बस सेनलाव की वजह से उसे इस सेक्ट में ज्वाइन करना पड़ा। मास्टर लू वहां पर सारे बच्चों से कह रहे होते हैं देखो यहाँ पे तुम्हें ना कल्टीवेशन करनी है, कल्टीवेशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और इस कल्टीवेशन के सफर में अगर तुम्हारा साथी अच्छा होना तो वो तुम्हारी भी मदद कर सकता है तुम्हें पावरफुल बनाने में। इसलिए बुरे साथियों से दूर रहे और अच्छे दोस्त बनाया करें। वो यहां पर सेनलाव को ही ताना मारते हुए कह रहे थे कि तुम्हें जेनरेम के साथ नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें कल्टीवेशन करने में भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। सेनलाव वहां पे मास्टर लू की बातों से थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो मास्टर जेनरेम को तो ऐसे नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद मास्टर लू जो होते हैं वो अपनी फ्लाइंग शोर्ड पे सवार होने के बाद वहां से चले जाते हैं, ताकि 1 घंटे बाद आएंगे और देखेंगे कि किसने यहाँ पर किस तरह का टेस्ट लिखा है। उनके जाने के बाद सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ पर सेक्ट में तो ये भी रूल है ना कि हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अगर कुछ चीज नहीं आती है, तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों सब आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं इस टेस्ट को पूरा करने में। कुछ लोगों का जो यहाँ पर डाउट था अपने टेस्ट को लेकर, तो वो लोग यहाँ पर सेनलाव के पास आते हैं और उससे पूछ रहे होते कि क्या तुम्हें पता है कि हमने जो यहाँ पर आंसर लिखा है वो सही है या फिर गलत, हमने अपने मन से ही आंसर लिखा है। पर सेनलाव उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारे आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी है, और जो भी गड़बड़ी होती है वो वहां पर उन्हें ठीक करके दे रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें जेनरेम ने यहाँ पर सेनलाव को पहले से ही बता दी थी सेक्ट में आने से पहले। इस वजह से कल्टीवेशन का बेसिक तो सेनलाव को बहुत ही परफेक्ट तरह से आता है। मिस्टर जू जो था वो सेनलाव को देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि ये तो सेनलाव काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मानना पड़ेगा इसे, इसकी उम्र छोटी है लेकिन कल्टीवेशन में इसकी अंडरस्टैंडिंग ना बड़े बड़ों से भी ज्यादा है, मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं लगेगा इस सेनलाव को मोर्टल से इमोर्टल बनने में। ये कुछ ही दिन के अंदर कल्टीवेटर बनते हुए ये इमोर्टल बन जाएगा, इसलिए मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा इस सेनलाव को अपना दोस्त बनाने में। मैं कैसे भी करके यहां पर सेनलाव को अपना दोस्त बनाना ही चाहता हूं, ताकि उसके जरिए मैं भी अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकूं। मुझे लगता है ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं सेनलाव का दोस्त बनने के लिए, वो मुझे मना भी नहीं करेगा। सेनलाव वहां पर सारे के सारे जो स्टूडेंट
लोग थे उन सभी से कह रहा होता है कि देखो मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं ना, ये सारा का सारा आंसर मुझे पहले से ही मेरे मास्टर जनरेम ने बता दिया था, इसी वजह से मैं आप लोगों के सवालों का इतना अच्छी तरह से जवाब दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तब वहां पे मिस्टर जू आता है। वो वहां पर आने के बाद सेनलाओ से कह रहा था कि सेनलाओ तुमने आज सुना ही होगा ना कि मास्टर लू क्या कह के गए हैं कि हमें अच्छे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए, जब तुम्हारे दोस्त अच्छे रहेंगे तो वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं कल्टीवेशन वगैरह में। तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। मैं यहाँ पे ना काफी पुराना डिसाइबल हूं और काफी लोग ऐसे हैं जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी अच्छी इंसान की तलाश में था जो मेरा दोस्त बनने के लायक हो। तुम मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगते हो, तो क्या हम दोनों यहां पर अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं क्या? लेकिन सेनलाओ कहता है नहीं नहीं, मैं यहां पर तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। जो काम मुझे मेरे मास्टर जनरेम करने कहेंगे मैं वही करूंगा, उनके परमिशन के खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकता। मिस्टर जू कह रहा था कि अरे यार जरा तुम खुद को तो देखो, तुम पैदा ही कितने अच्छे टैलेंट के साथ हुए हो, तुम्हारा फ्यूचर भी कितना ब्राइट है, लेकिन आखिर तुम उस जनरेम जैसे घटिया इंसान के पीछे क्यों पड़े रहते हो? उसके पास तो ना ही कल्टीवेशन पावर ना ही कोई नॉलेज है। तुम्हें उस जैसे इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम जितना उससे दूर रहोगे ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, वरना उसके साथ रहने पर तुम आगे चलकर उसी की तरह लूजर बन जाओगे। ये सुनकर तो सेनलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मिस्टर जू से कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करिए, आप मेरे मास्टर के बारे में इस तरह से बातें नहीं करके आए सकते। यहाँ पे जो भी मैं चीज यहाँ के स्टूडेंट लोग को सिखा रहा हूं ना, वो सब मेरे मास्टर ने मुझे पहले से ही सिखा दी थी। मेरे मास्टर इतने पावरफुल है कि वो अकेले ही एक उंगली में इस पूरे सेक्ट को नचा सकते। तुम लोगों ने क्या समझ के रखा है मास्टर को? ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान थे कि क्या सच में तुम सच कह रहे हो? जनरेम जैसा लूजर इंसान ने तुम्हें कल्टीवेशन का बेसिक सिखाया और उसकी वजह से ही तुम आंसर दे पा रहे हो। क्या नहीं हमें झूठ लगता है बात तुम्हारा? मास्टर अगर इतना ही पावरफुल है ना, तो जरा उसे दिखाने को बोलो, वो जरा हमें अपनी पावर दिखाए। उसके बाद हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा मास्टर जो है जनरेम, वो कोई लूजर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। लेकिन यूनशन कह रही होती मुझे तो जनरेम पे पूरा भरोसा है कि जनरेम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। मैं पहली बार ही उसे देखकर समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर जनरेम आ जाता है। जनरेम वहां पर आने के बाद सेनलाओ से कहता है कि सेनलाओ आओ मेरे साथ चलो, घर का जो स्टोव है ना वो खराब हो गया है, इसलिए मैं खाना गर्म नहीं कर पा रहा, तो तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। जिस पर सेनलाओ कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपके साथ अभी चलता हूं। मिस्टर जू वहां पर जनरेम से कहता है कि अबे यार तू क्या समझता है खुद को, जरा अपनी कल्टीवेशन पावर देख और इस बच्चे को देख, ये पैदा ही टैलेंट के साथ हुआ है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने पावरफुल और अच्छे फ्यूचर वाले बंदे को अपना नौकर बनाने की? तुम खुद को समझता क्या है? सेनलाओ मिस्टर जू से कहा था कि देख यहां पर मेरे मास्टर के सामने ना उनकी बुराई मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने मास्टर के बारे में एक भी और वर्ड कहा तो मिस्टर जू कह रहा था कि चलो सेनलाओ तुम यहां पे कह रहे थे कि तुम्हें ही तुम्हारे मास्टर जनरेम ने कल्टीवेशन का बेसिक सिखाया है, तो देखो यहां पर और भी कई सारे स्टूडेंट लोग हैं। अगर तुम्हारे मास्टर को इतना ही कल्टीवेशन बारे में नॉलेज है ना, तो यहाँ पे खड़े जितने भी स्टूडेंट हैं हर एक का डाउट वो क्लियर करके दिखा दे। अगर वो क्लियर करके दिखा देता है ना, तो मैं मान जाऊंगा कि तेरा मास्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। सेनलाओ मास्टर जनरेम से कहता कि मास्टर आप करके दिखाएंगे ना। ये लोग आपकी कितनी ज्यादा बुराई कर रहे थे, ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको यहाँ पर इन सभी को दिखाना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। ये सुनकर जनरेम वहां पर सेनलाओ से कहता है ठीक है, जब तुम इतना ही कह रहे हो ना, तो मैं यहाँ पर सारे लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूं और जो भी ये लोग पूछेंगे मैं उनके बारे में उन्हें बता दूंगा। जनरेम वहां पे सारे खड़े स्टूडेंट लोग से कह रहा था ठीक है, आप लोग यहां पर अपना अपना डाउट लेकर आ सकते हैं, मैं सारे के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये सुनकर सबसे पहले यूनशन जो होती है वही जनरेम के पास आती है और अपना टेस्ट दिखा रही होती है कि देखो मैंने यहां पर इसे लिखा है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप इसे सही करके बता दो। जनरेम वहां पर कह रहा था कि तुमने यहां पर तो डायरेक्ट यही लिख दिया है कि उस शोर्ड को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की कल्टीवेशन लेवल की जरूरत होती है। तुम्हें अभी से ना इतना आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें आगे के बारे में सोचना है। डायरेक्ट तुम आगे के बारे में सोचोगे ना तो तुम्हारा बेसिक पे ध्यान नहीं जा पाएगा। वो कुछ बेसिक कल्टीवेशन के बारे में लिखकर यूनशन को दे देता है, जो देखकर मिस्टर जू वहां पर कह रहा था कि लगता है ना ये जनरेम यहां पर घर पे गया होगा और कुछ कल्टीवेशन से जुड़ी किताबें पढ़ ली होगी और उसी में से कुछ सवाल आ गया होगा, तो यहां पर इसने जवाब दे दिया। देखता हूं कि बाकी लोगों का कैसा जवाब दे पाता है। जिसके बाद वहां पर एक दूसरा बंदा आता है, वो भी वहां पर अपना डाउट जनरेम के पास लेकर आया हुआ था। उसका डाउट यह था कि धर्मा बॉडी बनाने के लिए क्या हेवन और अर्थ की पावर लगती है। जनरेम उसे वहां पर बता रहा होता है कि देखो तुम ना सबसे पहले धर्मा बॉडी के बारे में गलत समझे हो। धर्मा बॉडी को क्लियर तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा बॉडी के ऊपर और तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये दोनों में अगर तुम परफेक्ट होना तो उसके बाद तुम्हें हेवन और अर्थ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब ये चारों चीजें आपस में परफेक्ट तरह से मिलेगी ना, तो उसके बाद ही तुम यहां पर धर्मा बॉडी को क्लियर तरीके से बना पाओगे। उसके बगैर इस चीज का इस्तेमाल करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। धर्मा बॉडी के बारे में जनरेम को जितनी भी जानकारी थी वो सब जानकारी एक पेपर पर लिखकर उस बंदे को दे देता है। इस चीज को देखकर तो अब वहां पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी भाग भागकर जनरेम के पास आते हैं और अपना डाउट लेकर आ चुके थे कि देखो मास्टर जनरेम हमें ये डाउट है, हमारा ये डाउट क्लियर कर दो। हर एक का डाउट जनरेम वहां पर लाइन बाय लाइन क्लियर करते जा रहा था, जो देखकर तो मिस्टर जू के वहां पे पसीने छूट जाते हैं कि यार सच में ये तो सबके डाउट क्लियर करते जा रहा है। वो एक बंदे की टेस्ट पेपर को छीन लेता है जिस पर जनरेम ने आंसर लिख कर दिया था। आंसर देखने के बाद तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यहाँ पर तो इसका आंसर इतना परफेक्ट है कि इसके जितना परफेक्ट यहाँ पर कोई मास्टर वगैरह भी नहीं दिख सकता। तभी वहां पर मास्टर लू भी आ जाते हैं, जो सभी से कहते कि
क्या हो रहा है यहाँ पर, इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हुए हो? सारे लोग मास्टर लू को बता देते हैं कि यहाँ पर जनरेम जो है वो हमारे डाउट को क्लियर कर रहे थे। मास्टर लू हैरान था कि ये यूजलेस बंदा तुम लोगों का डाउट कैसे क्लियर कर सकता है। वो भी एक बंदे का टेस्ट पेपर लेते हैं जिसको मास्टर जनरेम ने वहां पर क्लियर किया था। उसे देखकर तो मास्टर लू की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे सच में यहाँ पर तो इसने जनरेम ने कमाल ही कर दिया। इतनी परफेक्ट बॉडी की अंडरस्टैंडिंग ऐसे यूजलेस बंदे के पास थोड़ी ना होती है। इतना परफेक्ट तरीके से बॉडी को अंडरस्टैंड तो मैं खुद नहीं कर पाता हूं। मास्टर लू वहां पर अपनी इज्जत बचाने के लिए कह देता है, देखो सारे लोगों को यहाँ पर टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो लोग अपने दिमाग को चलाएं और ये देखा जा सके कि वो कल्टीवेशन के बारे में कितनी चीजें जानते हैं। यहाँ पर दूसरे की मदद लेना थोड़ी ना सही होता है। तब ये सुनकर जनरेम जो होता है मास्टर लू से कहता है कि ये तरीका बिल्कुल ही घटिया है। जब बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं और डायरेक्ट उसका टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चा थोड़ी ना कभी आगे बढ़ पाएगा। जो सुनकर तो मास्टर लू को गुस्सा आ जाता है। वो जनरेम से कहते हैं, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम कोई लीडर हो यहाँ के क्या, जो यहाँ के रूल को और यहाँ के पढ़ाने के तरीकों को गलत कह रहे हो? देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तभी वहां पर का मौसम पूरी तरह से बदलने लगता है, क्योंकि आज ही के दिन सिस्टर जाओ जो थी उसने अपने मिड लेवल को ब्रेक थ्रू करते हुए लिड स्टेज में पहुंच चुकी थी, जिस वजह से उसे आज वो शोर्ड मिली थी जो सेक्ट की तरफ से दी जाती है और उसे आज कंट्रोल करना था। शोर्ड को कंट्रोल करने का सिस्टर जाओ का पहला दिन होता है। इसी वजह से सेक्ट के सारे लोग बाहर आकर देखते हैं कि यहां पर सिस्टर जाओ शोर्ड को कंट्रोल कर पाती भी है या फिर नहीं। पहली बार सिस्टर जाओ शोर्ड पे खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरीके से उसे कंट्रोल कर पा रही थी। मास्टर लू भी ये चीज देखकर एकदम हैरान रहते कि वाह, ये जाओ तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जब मैंने पहली बार फ्लाइंग शोर्ड पे चढ़ना शुरू किया था ना, तो मैं तो सीधा पहाड़ से टकरा गया था और मैंने अपनी हड्डियां तक की तुड़वा ली थी। लेकिन जाओ को तो देखो ये कितना अच्छे से शोर्ड को बैलेंस कर पा रही है। जनरेम भी वहां पर सिस्टर जाओ को देख रहा होता है, जहां पर भी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता सिस्टर जाओ वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी शोर्ड को बैलेंस कर ली थी। इस वजह से वो बहुत ही अच्छी तरीके से शोर्ड को कंट्रोल करना सीख गई थी। सारे लोग यहाँ पर सिस्टर जाओ को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। शोर्ड को कंट्रोल करने के लिए सारे लोग सिस्टर जाओ को देख रहे थे, लेकिन मास्टर लू तो बस यहाँ पर जनरेम को देख रहा होता है। वो कह रहा था कि जहां तक कि मुझे लगता है ना कि मैं यहां पर इस जनरेम को समझ नहीं पा रहा, कोई मामूली सा यूजलेस बंदा बॉडी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे रख सकता है। मेरे ख्याल से ना ये अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा होगा जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहां पर रह रहा है। वरना ऐसा बंदा मैंने अपने कल्टीवेशन के सफर में, यहां तक कि मैं करीब करीब 100 साल से ज्यादा तक के जिंदा हूं, लेकिन अभी तक ये इस तरह से बंदे से नहीं मिला था जैसा कि ये जनरेम है। मेरे ख्याल से अगर ये जनरेम सिस्टर जाओ को प्रैक्टिस में मदद करे ना, तो वो और अच्छे से एडवांस हो सकती है और वो भी यहां से हेवन में जाने की कोशिश कर पाएगी। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मास्टर चाहिए, जो कि हाल फिलहाल तो हमारे पास मौजूद नहीं है सिवाय इस जनरेम के। लेकिन इससे मुझे बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि एनी टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। इतना एरोगेंट बंदा है जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं इससे बोलूंगा कि ये जाए और सिस्टर जाओ को सिखा दे, तो उल्टा ये मुझ पे ही चिल्लाने लग जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर सेक्ट की इज्जत बचाने के लिए मुझे तो बोलना पड़ेगा ही। इसलिए मास्टर लू वहां पर बहाना बनाते हुए जनरेम से कह रहा होता है कि देखो तुम यहां पर ना बच्चों को सिखा रहे थे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पहले ना हमारे सेक्ट की कल्टीवेशन और हमारे सेक्ट में किस तरह से स्टूडेंट को सिखाया जाता है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद तुम यहां पर बच्चों को सिखा सकते हो, यहां तक कि सिस्टर जाओ को भी सिखा सकते हो। बस बात को घुमा फिराकर मास्टर लू जो था वो जनरेम से कह रहा था कि जनरेम यहां पर इस चीज के लिए मान जाए। लेकिन जनरेम कहता है, आखिर मैं यहां पर तुम्हारे सेक्ट की कल्टीवेशन लेवल के बारे में क्यों ही सीखें? तुम्हारे पास कोई ऐसा मास्टर नहीं है क्या जो सिस्टर जाओ को यहां पर सिखा दे? अगर ऐसा मास्टर ही नहीं है तुम्हारे पास, तो सेक्ट को खोल के क्यों रखे हो? इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। जो सुनकर मास्टर लू कहता है, मुझे पता ही था कि ये खड़े खड़े दोबारा मेरी बेइज्जती करके जाएगा। और देखो मेरी बेइज्जती करके ये चला गया जनरेम के जाने के बाद। मास्टर लू बस वहां पे सोच रहे थे कि ना जाने ये जनरेम इस किंग्सन सेक्ट के लिए एक मसीहा बनकर आया या फिर तबाही बनकर आया। ये तो हमें फ्यूचर ही में पता चलेगा कि आगे चलकर जनरेम हमारी मदद करता है या फिर हमारे खिलाफ ही हो जाता है। इसके बाद जनरेम जो था वो अकेले ही घर में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि सुबह से रात तक के सेनलाव सेक्ट में अपना प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। जनरेम ने अपना अकेले ही रहकर घर का काम वगैरह करना सीख लिया था। वो बिल्कुल भी दोबारा कल्टीवेशन करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो फिर से मेहनत किया और अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो वो दोबारा से 3000 साल की मेहनत को बर्बाद कर देगा। ऐसे ही यहां पर रहते रहते एक दिन मास्टर लू जो होता है वो दोबारा से जनरेम के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम चाहो तो हमारे सेक्ट में ना एक मास्टर की तरह ज्वाइन हो सकते हो ताकि तुम हमारे स्टूडेंट को सिखा सको। लेकिन जनरेम तो हां करता ही नहीं। उसने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे कल्टीवेशन नहीं सीखनी है, तुम यहां से जा सकते हो। इसलिए मास्टर लू जो होता है वो दोबारा से उदास होकर चला जाता है और उसने ठान लिया था कि अब ये जनरेम को दोबारा कभी मनाने नहीं आएगा। जनरेम का मन किया तो वो खुद आ जाएगा सेक्ट में ताकि वो वहां के स्टूडेंट को सिखा सके, और नहीं मन किया तो कितना भी मैं मना लूं, लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है। देखते ही देखते 1 साल गुजर चुके थे और आज यहां पर टेस्ट होने वाला होता है सेनलाव का, क्योंकि उसने अपना एंट्री लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। तो उसका यहां पर टेस्ट होगा और अगर वो टेस्ट को पूरा करता है तो वो इस सेक्ट का एक इनर डिसाइबल बन जाएगा। उसी टेस्ट को देखने के लिए सारे के सारे सेक्ट के डिसाइबल आए हुए थे। सेनलाव थोड़ा सा घबराया हुआ था कि वो यहां पर इस टेस्ट को पूरा कर पाएगा भी या फिर नहीं कर पाएगा। इस टेस्ट को देखने के लिए सेक्ट का लीडर भी आया हुआ था, जो सेनलाव को एक कमरे के अंदर लेकर आता है जहां पर एक डिवाइन शोर्ड रखी हुई थी। जो भी इस टेस्ट को पूरा करना चाहता है उसे वहां पर जाना है और डिवाइन शोर्ड को अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अवेकन करने की कोशिश करना है। जो जितनी ज्यादा देर तक के यहां पर उस डिवाइन शोर्ड को अवेकन करके रखा रहेगा, वो डिवाइन शोर्ड खुद यहां पर बता देगी कि उसने यहां पर इस टेस्ट को पूरा किया है या फिर नहीं किया है। सेनलाव वहां पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था,
लेकिन फिर भी वो अपना शर्ट नीचे करता है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद डिवाइन शोर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो यहां पर इस टेस्ट को क्लियर कर सके। सेनेलाउ ने जैसे ही डिवाइन शोर्ड को हाथ लगाया था, डिवाइन शोर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन शोर्ड ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सेनेलाउ खुद ये देखकर घबरा जाता है कि यहां पर ये क्या हो रहा है। पूरा कमरा वहां का एकदम ज्यादा हिल चुका था और इतने ज्यादा पावर को देखकर वहां पर सेक्ट का लीडर ये बता देता है, सेनेलाउ क्योंकि तुम यहां पर इस टेस्ट को क्लियर कर चुके हो, आज से तुम इस सेक्ट के एक इनर डिसाइबल हो। जो सुनकर सेनेलाउ के सारे दोस्त एकदम ज्यादा खुश हो चुके थे। वो उसे हवा में उछालना शुरू कर देते हैं कि वाह सेनेलाउ, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने यहां का टेस्ट पूरा किया है, तुमने इस सेक्ट का नाम रोशन किया जैसा कि हमें उम्मीद थी तुमसे, और अब इनर डिसाइबल सेनेलाउ यहां का बन चुका है तो वो अब अपने घर पे भी नहीं जा सकता, तो उसे एनी टाइम सेक्ट में ही रहना होगा। इस वजह से जेनरेम जो होता है वो सेनेलाउ से कहता है, सेनेलाउ देखो अब मुझे नहीं लगता कि हम आगे दोबारा मिल पाएंगे, हो सकता है कि हमें यहां से अलग ही जाना पड़ जाए, तो आगे का सफर तुम्हारा बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हो सकता है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, और हमने जो भी टाइम एक साथ बिताया है ना उन्हें भूल जाओ, तुम्हें नई तरह से शुरुआत करनी है। जो सुनकर सेनेलाउ वहां पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, वो रोते हुए वहां से भाग जाता है कि नहीं मास्टर जेनरेम, आप अच्छे नहीं हो, आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन आप तो मुझे यहां पर छोड़कर जा रहे हो, आपने ये अच्छा नहीं किया। ऐसे ही अकेले रहते रहते जेनरेम ने वहां पर करीब 1 साल और गुजार दिए थे। वो पूरा 1 साल वहां पर अकेला घर में बैठा हुआ था। अकेले रहते रहते वो पूरी तरह से बोर हो चुका था, इसलिए जेनरेम डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं भी यहां पे से जा रहा हूं किंग्सन सेक्ट के अंदर और कल्टीवेशन सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अकेले रहते रहते तो मेरा दिमाग गर्म हो चुका है। वहां पर मुझे सेनेलाउ मिलेगा तो उसके साथ में टाइम स्पेंड कर सकता हूं, क्योंकि उसके बगैर तो बिल्कुल ही यहां पर मुझे अकेलापन महसूस होने लग गया। इसके बाद वो दोबारा से सेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से सेक्ट के अंदर वापस से एग्जाम का तैयारी शुरू कर दी जाती है। सारे डिसाइबल वहां पर आ चुके थे, सभी लोग कह रहे होते हैं कि आज यहां पर कौन टेस्ट देने के लिए आ रहा है। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी वापस से कोई टेस्ट देने के लिए आएगा, कौन यहां पर अपने अर्ली स्टेज को क्लियर करते हुए इनर डिसाइबल बनने वाला है। तभी तो यहां पर इनर डिसाइबल का टेस्ट हो रहा है। सारे लोग कह रहे थे कि यहां पर सेनेलाउ के बाद तो मिस्टर जू ही एक ऐसा बंदा था जो उसके जितना टैलेंटेड हो, तो हो सकता है कि वो भी आज यहां पर इनर डिसाइबल बनने वाला होगा, तो उसके टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन जैसे ही वहां पर मिस्टर जू आता है, सभी लोग कहते हैं कि अरे मिस्टर जू तो यहां पर है, तो फिर ऐसा कौन सा बंदा आ गया यहां पर जो यहां पर टेस्ट देना चाहता है। तब वहां पर जेनरेम आता है। उसे देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या जेनरेम यहां पर आया अपना टेस्ट देने के लिए। ये तो पिछला पूरा 1 साल घर में बैठा हुआ था, तो घर में बैठे बैठे इसने अपने अर्ली लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया क्या, जो यहां पर सीधा का सीधा इनर डिसाइबल बनने का टेस्ट देने के लिए आया हुआ है। जेनरेम वहां पर किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देता और सीधा का सीधा कमरे के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे भी डिवाइन शोर्ड को छूना होगा, और वो यहां पर टेस्ट को पास कर लेता है, तो वो भी इस सेक्ट का एक इनर डिसाइबल बन जाएगा। मिस्टर जू तो एकदम बौखला चुका था कि ये ऐसा कैसे हो गया। ये जेनरेम इतना बड़ा यूजलेस बंदा था ना, तो वो यहां पे अपना अर्ली स्टेज घर में बैठे बैठे कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये सेक्ट वाले पागल हो गए हैं क्या, जो इस जैसे लूजर बंदे को सीधा टेस्ट के लिए भेज दिए। लेकिन यूनशन कहती है देखो यहां पे ना तुम्हारी जलन साफ साफ दिख रही है, तुम जेनरेम से जलते हो तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं तो जब पहली बार जेनरेम को देखी थी ना, तभी मैं समझ चुकी थी कि वो कोई मामूली बंदा नहीं है। अभी देखो कैसा भोकाल मचाता है यहां पे, तुम देखना उसकी पावर, और इस वजह से तुम और ज्यादा बस जलते रहना, तुम्हारी जिंदगी में जलन के अलावा कुछ और रखा